दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के, सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। आज अचानक किए गए एक पॉलिटिकल एक्शन के ज़रिए राहुल गांधी ने आंदोलन कर रहे छात्रों और युवकों की कमान अपने हाथ में ले ली। उनका यह एक्शन गेम चेंजर होने जा रहा है। इस आंदोलन ने कल दिल्ली की सरकार को दहला दिया था। इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के एक पत्रकार के अनुसार कल दिल्ली में 50,000 से 1 लाख के बीच छात्र और युवा थे। कनॉट प्लेस भरा हुआ था। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार छात्रों और युवाओं का नेतृत्व करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के कई शीर्ष नेताओं ने तय किया कि वे मार्च करेंगे प्रधानमंत्री के घर की तरफ, लोक कल्याण मार्ग की तरफ, और वहां उनके घर का घेराव करेंगे, पीएमओ का घेराव करेंगे, वहां सामने धरने पर बैठ जाएंगे। ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री के घर के बाहर कोई सामान्य व्यक्ति रुक भी नहीं सकता। अगर आप अपनी साइकिल या अपनी कार या मोटरसाइकिल वहां थोड़ी पल भर के लिए रोकें, पुलिस वाला फौरन आपको टोकता है कि आप आगे बढ़िए। ऐसी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है वहां पर। धरना देना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन कांग्रेस ने इस धरने की प्लानिंग बड़ी होशियारी से की। पूरा पॉलिटिकल एक्शन पूरी तरीके से गुप्त रखा गया। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पूरा नेतृत्व जमा हुआ। राहुल प्रियंका की अगुवाई में अचानक सारे नेता वहां से पैदल निकले और मोदी के आवास के बाहर जाकर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठने के बाद ही मीडिया को सूचना दी गई। अब हालत यह है कि चारों तरफ सनसनी है। सब लोग बार-बार पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी के धरने का क्या हुआ? राहुल गांधी के धरने के खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की? मैं आपको इस बात की जानकारी देता हूं। जैसे ही सरकार को सूचना मिली, वह हरकत में आई और धरने के अभी 20 मिनट ही हुए थे कि प्रधानमंत्री ऑफिस में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रोटेस्ट वाली जगह पर जाकर राहुल गांधी से मुलाकात की। उन्होंने उनसे निवेदन किया, अपील की कि वे धरना खत्म कर दें। लेकिन राहुल गांधी ने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया। उन्होंने सरकार से मांग की कि पेपर लीक के मामले पर सदन में चर्चा हो और सदन में केंद्रीय गृह मंत्री स्पष्टीकरण दें कि छात्रों के ऊपर इतना क्रूरतापूर्वक लाठी प्रहार क्यों हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, वो हमारे सामने प्रधानमंत्री दफ्तर के सामने जो हम लोग धरना दे रहे हैं, उसमें शामिल हो। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि देश के युवाओं के लिए यह कोई अवसर नहीं है। उनके लिए सभी रास्ते बंद हो गए हैं। एक समय प्रतियोगी परीक्षाओं का रास्ता खुला हुआ था, लेकिन वह व्यवस्था भी बर्बाद हो चुकी है। राहुल गांधी ने अपनी सोशल साइट एक्स पर लिखा कि छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वे बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे, लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। इस बार तो बिल्कुल नहीं। चूंकि राहुल नहीं माने, तो सरकार ने फौरन पुलिस का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुले, सामाजिक राजनीतिक एक्टिविस्ट और विद्वान प्रोफेसर योगेंद्र यादव और अन्य नेताओं समेत हिरासत में ले लिया गया। दोस्तों, ज्यादा पुरानी बात नहीं, अभी कल की ही बात है। कल वरिष्ठ पत्रकार और नई परख के मशहूर टिप्पणीकार विनोद शर्मा से बात करते हुए मैंने ताजे राजनीतिक हालात की एक व्याख्या की थी। मेरा कहना था कि जंतर मंतर पर धरना और अनशन आयोजित करने वाले जो नेता छात्रों और युवकों के आंदोलन का नेतृत्व करने का दावा कर रहे थे, वे बैकफुट पर चले गए हैं। और खास बात यह है कि जिस दिन संसद की तरफ मार्च होने वाला था, उसी दिन उन्होंने तय किया कि उन्हें बैकफुट पर जाना है। दूसरी तरफ संसद
पर जिस सरकार का कब्जा है, उसने छात्रों और युवाओं के लिए देश की सबसे बड़ी पंचायत के दरवाजे बंद कर दिए। बाहर हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए। यानी एक तरफ संसद है जिसके दरवाजे बंद हैं, और दूसरी तरफ इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जो नेता हैं, अनशन करने वाले जो नेता हैं, वो अनशन कैसे खत्म करेंगे इसकी शर्तें बता रहे हैं। और जो आंदोलनकारी, अपने आप को आंदोलनकारी नेता कहते हैं, वो जगत प्रकाश नड्डा से मिलकर ज्ञापन देने के लिए चले गए। जिस वक्त छात्रों की टोली, युवाओं की टोली नारे लगाते हुए जोश में भरकर संसद की तरफ बढ़ रही थी और रेल भवन के वो लोग सामने पहुंच चुके थे, उस वक्त सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल से एक हस्तलिखित पत्र जारी कर रहे थे और अभिजीत दीपके और उनके साथी जगत प्रकाश नड्डा से मिलकर उन्हें ज्ञापन दे रहे थे। यानी इन दो के बीच में सरकार के खिलाफ प्रतिरोध कर रहे युवा और छात्र फंसे हुए थे। इसलिए मैंने विनोद जी से पूछा था कि क्या यह सही समय नहीं है कि नेतृत्वहीन आंदोलनकारियों की बागडोर राहुल गांधी अपने हाथ में ले लें और गैर भाजपा पार्टियों के नेताओं के साथ मिलकर इसे दिशा दें, इसे दीर्घजीवी बनाएं। दोस्तों, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने मेरे इस अवलोकन को सुन लिया होगा, लेकिन ये तो कोई खास बात नहीं है। उन्होंने नहीं भी सुना हो, लेकिन उन्होंने जो किया वो महत्वपूर्ण है। यह मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जिस समय मैं अपनी ये वार्ता रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक ऐसा ही हुआ है और राहुल गांधी इस समय पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस उनको लोक कल्याण मार्ग से उन्हें और उनके अन्य साथियों और अन्य विपक्ष के नेताओं को उठाकर ले गई है। दोस्तों, अब इस पहलू पर नजर डालते हैं कि यह नौबत आई कैसे। हुआ यह है कि मानसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद में खूब हंगामा हुआ। पेपर लीक पर चर्चा की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों में सरकार को घेरा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने माइक बंद करने का आरोप लगाया। जब राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इस मामले पर चर्चा कराने के लिए कहा, तो जानते हैं दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पहले वे सरकार से पूछेंगे, तब चर्चा करने का फैसला लेंगे। यह सुनकर विपक्ष के नेता के रोष का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत राजनीतिक कार्रवाई करने का फैसला किया। राहुल ने यह भी कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना ही चाहिए, लेकिन छात्रों युवाओं को धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं, बल्कि अमित शाह की पुलिस ने पीटा है। इस्तीफा अमित शाह को देना चाहिए, और चूंकि अमित शाह मोदी को रिपोर्ट करते हैं, इसलिए इस्तीफा प्रधानमंत्री को भी देना चाहिए। दोस्तों, इसी जगह मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की एक पोस्ट याद आ रही है। इस पोस्ट को मैं इसलिए याद कर रहा हूं कि कल से ही सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें उन लोगों की तरफ पिटते हुए आंदोलनकारी इशारा कर रहे हैं कि ये लोग पुलिस के नहीं लग रहे, ये लोग संदिग्ध हैं। इसलिए इस लिहाज से, इस रोशनी में सुरेंद्र राजपूत की इस पोस्ट की चर्चा करना बहुत जरूरी है। सुरेंद्र जी ने अपनी पोस्ट में कहा है कि देश के गृह मंत्री ने जनता के आंदोलनों से निपटने के लिए एक एमएसएफ नाम की फोर्स बना रखी है। एमएसएफ, यह फोर्स कैसे बनी, क्या करती है, इसके रंग रूट कहां भर्ती होते हैं, यह जानने के लिए समझिए कि यह फोर्स दरअसल है क्या। एमएसएफ यानी मोदी शाह फोर्स। यह बिना वर्दी पहने या बहुत बार बिना नाम की वर्दी पहने गुंडे और मवाली किस्म के युवाओं की एक फोर्स है जो एक इशारे पर अपने विरोधियों को लाठी डंडों से कुचलने के लिए निकल पड़ती है। यह हमारी आधिकारिक पुलिस के साथ खड़ी होती है, मगर काम अनाधिकारिक करती है। जो काम वर्दी अपनी संवैधानिक सीमाओं के चलते नहीं कर सकती, वह काम यह फोर्स करती है, बेधड़क और पूरी बेहयाई से। आपको याद होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर साल जगह जगह युवाओं को लाठियां चलाने की हिंसक ट्रेनिंग देता है। दरअसल शाखा में लाठी चलाने की ट्रेनिंग रोज ही दी जाती है। इसे जब वो लाठी चलाने की ट्रेनिंग लेते हैं तो उनको दंड क्रमिकाएं बोला जाता है। यह युवा किस दिन के लिए तैयार होते हैं? इन्हीं दिनों के लिए, जब मोदी शाह घिरे तो यह हिंसक रूप से लड़ाई झगड़ा दंगा दमन कर सकें। आप एक पूरा पैटर्न देखिए, जब जब आंदोलन होते हैं, पुलिस के साथ एक
पूरी टोली होती है जिसके हाथ में लाठियां और हमला करने का हिंसक सामान होता है, जो पुलिस के साथ मिलकर यह काम करते हैं। ये भीड़ पर हमला करते हैं, हिंसा करते हैं, इनके नाम और चेहरे गायब रहते हैं। ये बहुत बार मुंह पर रुमाल बांधकर विरोधियों पे हमला करते हैं। ये पूरी एक भूमिगत फोर्स है जो हर उस जगह खड़ी रहती है जहां मोदी और शाह की आलोचना होती है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशिक्षित लठैत हैं, वरना उनकी लाठी की ट्रेनिंग के लिए लड़के और क्या करने के लिए तैयार किए। पर लाठी की जो ट्रेनिंग हो रही है वो किस लिए हो रही है? सुरेंद्र जी का पूछना है। सुरेंद्र जी के मुताबिक युवाओं के आंदोलन पर भी इनके हिंसक हमले की तस्वीरें, वीडियो आम जनता देख रही है, जबकि ये काम काफी दिनों से चल रहा है। यही लोग शांतिपूर्ण आंदोलनों को हिंसक भी बनाते हैं, फिर आंदोलन को बदनाम करके उनका दमन किया जाता है। युवाओं के इस आंदोलन ने इस अमित शाह मोदी शाह फोर्स के चेहरे को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। इस गोपनीय एमएसएफ के चेहरों को अगर देखना हो तो आप उन तमाम वीडियोस में देख सकते हैं। सारा देश बिना वर्दी की लाठी लिए हुए इन गुंडों को देख रहा था, जो पुलिस के साथ मिलकर वह कर रहे थे, जो संविधान की प्रतिज्ञा से बंधी पुलिस नहीं कर सकती। देश को इस प्राइवेट फोर्स से भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि कल आपके घरों तक आ धमकेंगे। एमएसएफ आपको बोलने नहीं देगी, आपके विरोध पर वह हमला करेगी। सब जनता को उससे सतर्क रहना होगा। सुरेंद्र राजपूत की यह पोस्ट सुनकर के आपको सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वे वीडियो ध्यान नहीं आ रहे, जिनमें दो तरह के संदिग्ध लोग आंदोलनकारियों को पीटते हुए दिख रहे हैं। एक वे जो सादा वस्त्रों में थे पर डंडा चला रहे थे, और एक वे जो वर्दी में थे लेकिन इनका नाम और नाम उनके सीने पर नहीं टिका था। वे मोटे थे, तुंदियल थे और आजकल की फैशनेबल दाढ़ी रखे हुए थे। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अगर कोई व्यक्ति बीएसएफ का सदस्य है, अगर कोई पुलिस में भर्ती है, अगर कोई सीआईएसएफ में है, अगर कोई सीआरपी में भर्ती है, तो उसको दाढ़ी रखने के लिए खास तौर से अर्जी लेकर इजाजत मांगनी होती है। और वो भी दाढ़ी की एक सीमा है, एक सीमा से लंबी दाढ़ी आप रख नहीं सकते। केवल शायद सिखों को ही, चूंकि दाढ़ी रखना, केश रखना उनके धर्म का एक हिस्सा है, इसलिए उनको तो इजाजत होती है। बाकी और कोई फोर्स में काम करने वाले कांस्टेबल, उनके अफसर दाढ़ी इस तरीके से नहीं रख सकते जिस तरीके से इन वीडियो में दाढ़ी रखे हुए और फोर्स की वर्दी पहने हुए लोग लाठियां चलाते हुए दिख रहे हैं। और जब आंदोलनकारी उनसे पूछते हैं कि ये आदमी कौन है, ये तो इसका नाम तो इसके सीने पर नहीं लिखा हुआ है, या कह रहे हैं कि ये आदमी कौन है, ये तो वर्दी भी नहीं पहने हुए लेकिन इसके हाथ में डंडा क्यों है, तो वो लोग चुप होते हैं, इस पूछताछ से थोड़े सिटपिटाते भी हैं, फिर लाठी से मारना शुरू कर देते हैं। उसमें से कुछ वीडियो तो ऐसे हैं जो साफ तौर पर दिखाते हैं कि जिन लोगों को दाढ़ियां बढ़ी हुई थी और जो देखने में आमतौर पर एक मध्यवर्गीय शहरी लग रहे थे, वो पुलिस पुलिस फोर्स की तरह से लग ही नहीं रहे थे, वो सुरक्षा बलों की तरह से लग ही नहीं रहे थे। जब उनसे आंदोलनकारियों ने चिल्लाकर कहा कि देखिए देखिए इनकी दाढ़ियां बढ़ी हुई हैं, ये फोर्स के सदस्य नहीं है, जब ये चिल्लाकर कहा कि देखिए देखिए इनकी दाढ़ियां बढ़ी हुई हैं, ये फोर्स के सदस्य नहीं है, तो उनमें से एक दो तो कुछ काफी सिटपिटा भी गए। दोस्तों, इस आंदोलन को अगर आप सही तौर पर समझना चाहते हैं तो इसको दो हिस्सों में बांटकर देखने की जरूरत है। एक हिस्से में तो छात्र युवा आते हैं जो सरकार से नाराज हैं, सरकार के खिलाफ क्षोभ से भरे हुए हैं, जो कल नारे लगाते हुए रेल भवन तक पहुंच गए थे और आज भी जंतर मंतर पर जमे हुए हैं, जिन्होंने कल लाठियां खाई, जिन्होंने कल कनॉट प्लेस को भर दिया था। मैं उनके साथ हूं, उनकी आवाज में आवाज मिला रहा हूं। अभी मैं थोड़ा दूर हूं, जब मौका मिलेगा तो उनके साथ में जाऊंगा और खड़े होकर मैं भी आंदोलन करूंगा। लेकिन दूसरा हिस्सा उन लोगों का है जो दावा कर रहे थे कि वे इस आंदोलन के नेता हैं। पहले वे अपने आप को गैर राजनीतिक कहते थे, फिर वो राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाने लगे अपने अनशन स्थल पर, तरह तरह की शर्तें रख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिरकार उन्हें ये कैसे अचानक एहसास हुआ कि उन्हें जगत प्रकाश नड्डा से मिलना चाहिए। जगत नड्डा ना तो गृह मंत्री हैं, ना प्रधानमंत्री हैं, ना शिक्षा मंत्री हैं, वो तो स्वास्थ्य मंत्री हैं, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष। इन नेताओं का प्रतिनिधिमंडल जगत प्रकाश नड्डा से मिलने क्यों गया?
किसने इनको ये राय दी कि जगत प्रकाश नड्डा आपसे मिलने के लिए वहां तैयार बैठे हैं? क्या कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, 3-4 लोग जाकर किसी भी केंद्रीय मंत्री के का दरवाजा खटखटाए, केंद्रीय मंत्री उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाएगा? उनकी मांगों का ज्ञापन लेने के लिए तैयार हो जाएगा? हम लोगों ने खुद तस्वीर देखी है कि भाई नड्डा साहब के ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, उनका प्रतिनिधिमंडल, उनको ज्ञापन दे रहे हैं और बाद में दोनों खड़े हो गए, दोनों ज्ञापन पकड़े हुए हाथ में नड्डा साहब और उनके प्रतिनिधि तस्वीर भी खिंचा रहे हैं। मुझे देख के बड़ा ताज्जुब हुआ। किसी न किसी ने तो इन लोगों के कानों में कहा ही है, कहीं न कहीं से तो इन लोगों के पास सूचना आई है कि अब आप नड्डा साहब के पास चले जाइए, वो आपका ज्ञापन ले लेंगे। कि नड्डा साहब ने किस हैसियत से ज्ञापन लिया? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। नड्डा साहब क्या सरकार द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि थे कि उनका काम था आंदोलनकारी आंदोलनकारियों के नेताओं से बातचीत करना? नहीं, सरकार ने अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की है कि जगत प्रकाश नड्डा को उन्होंने आंदोलनकारियों से बातचीत करने के लिए नियुक्त किया था। ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई। फिर नड्डा साहब ने किस हैसियत से उनसे ज्ञापन लिया? ज्ञापन लेना देना ये तो एक आधिकारिक कार्रवाई है। ये तो यूं ही औचक नहीं की जा सकती, ये कोई रैंडम किया गया एक्ट नहीं हो सकता। तो इस बात का, जिस तरह अभिजीत दीप को इस बात का जवाब देना अभी बाकी है कि उनकी मुलाकात सोनम वांगचुक से लद्दाख के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने क्यों कराई? इस बात की सफाई देना अभी उनको बाकी है। इस बात की सफाई सौरभ द्विवेदी अगर देंगे तो वो नहीं पसंद, वो गले नहीं उतरेगी। ये सौरभ द्विवेदी का काम नहीं है इस बात की सफाई देना। जो बात सौरभ द्विवेदी ने कही है, वो बात अगर अभिजीत दीप के कहते तो हम उस पर विचार कर सकते थे। सोनम वांगचुक ने जो कहा है वो हमारे सामने है। उनके शब्द बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे सामने हैं, जिसमें वो साफ कहते हैं कि लद्दाख के एलजी की बदौलत मैं दीपके से मिला। एक तरह से लद्दाख के एलजी ने उनके ऊपर दबाव डाला कि वो दीपके से मिलें। लद्दाख के एलजी कहां से प्रकट हुए? जिस तरह जगत प्रकाश नड्डा का प्रकट होना रहस्यमय है, उसी तरह लद्दाख के एलजी का प्रकट होना भी रहस्यमय है। मैं ये मानता हूं कि ये दो परिस्थिति जन साक्ष्य हैं जो बताते हैं कि काकरोच जनता पार्टी, सोनम वांगचुक का अनशन, इन दोनों की, अभिजीत दीपे और वांगचुक की जुगलबंदी, इनका वांगचुक का सौरभ द्विवेदी से ये कहना, सौरभ द्विवेदी जो सफाई दे रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के कार्यक्रम में, वो सफाई तो उसी वक्त उन्हें सोनम वांगचुक से जब इंटरव्यू ले रहे थे तो उसी इंटरव्यू, उस उनके जवाब के बदले जिरह करके वो सफाई उन्हीं के मुंह से निकलवानी चाहिए थी। पत्रकार का कर्तव्य ये होता है। मैं किसी को पत्रकारिता का कर्तव्य नहीं सिखा सकता। सभी लोग अच्छे पत्रकार हैं, सौरभ जी भी अच्छे पत्रकार हैं, वो प्रश्न नहीं है। मैं तो केवल एक इसी प्रकरण को रेखांकित करना चाहता हूं। ये काफी समझने की बात है। ये प्रश्न है जो हवा में लटका हुआ है और इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। इंडियन एक्सप्रेस हिंदी को भी इस प्रश्न का उत्तर देना होगा कि उसके प्रतिनिधि ने, जो कि सोनम वांगचुक से इंटरव्यू ले रहा था, जब सोनम वांगचुक ने कहा कि लद्दाख के एलजी ने हमारी इनसे मुलाकात कराई, तो उसने कोई क्रॉस क्वेश्चन क्यों नहीं किया? उसने पलटकर क्यों नहीं पूछा कि ये लद्दाख के एलजी कहां से आ गए इस मामले में? आप लद्दाख के हकों के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन करने वाले, मांग उठाने वाले एक आंदोलनकारी एक्टिविस्ट हैं। अभिजीत दीपके ने एक काकरोच पार्टी बनाई है, उसमें उसके बीच में लद्दाख के एलजी वो विनय कुमार सक्सेना कहां से प्रकट हो गए, जिन्होंने दिल्ली में अपने नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को चुनाव हरवाने की साजिश में भाग लिया। उन आरोपों में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र और दूसरे और संजय सिंह, इन लोगों को जेल में डाला गया, जो अदालत में एक पल नहीं टिक पाए, लेकिन उनका मकसद पूरा हो गया, उन्होंने आम आदमी पार्टी को सत्ताच्युत कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इस प्रश्न में जगत प्रकाश नड्डा का नाम भी जुड़ गया है कि नड्डा का नाम अभिजीत दीपके एंड कंपनी को किसने सुझाया, किसने उन्हें बताया कि जाइए नड्डा जी के दरवाजे खुले हुए हैं, उनको ज्ञापन दे दीजिए। इस सवाल का भी जवाब मिलना चाहिए। जिस तरह सोनम वांगचुक वाले
सवाल का जवाब मिलना चाहिए, जिस तरह से लद्दाख के एलजी वाले सवाल का जवाब मिलना चाहिए, उसी तरीके से इस सवाल का जवाब भी नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस आंदोलन को 2 हिस्सों में बांटकर देखने की जरूरत है। आंदोलन में और क्या-क्या कहां-कहां हो रहा है, अभी तो आंदोलन जारी है, उस पर एक निगाह डालना भी उचित होगा। जंतर मंतर पर काकरोच जनता पार्टी ने अपना प्रदर्शन जारी रखा है। उनके संस्थापक अभिजीत दीप का कहना है कि हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर सरकार ने समय बर्बाद किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके मोबाइल जब्त कर लिए गए, दोनों को एक तरह से जेपी नड्डा के घर पर नजरबंद कर दिया गया। अब वे दोबारा सरकार से बातचीत करने नहीं आएंगे। अब सरकार को जंतर मंतर पे आना होगा। मैं फिर कह रहा हूं, दीपिका को यह बताना चाहिए, ये क्या सरकार ने उनसे कहा था कि वो जेपी नड्डा के घर चले जाएं? ये बात इससे भी स्पष्ट नहीं होती। भाई कौन आया था सरकार से ये कहने के लिए? कोई फोन आया था, किसी पुलिस वाले ने कहा था क्या, कि कोई संदेशा आया था, कोई हरकारा आया था कि और जगत प्रकाश नड्डा को क्या सरकार ने इस काम के लिए नियुक्त किया था? मामला है क्या? देखिए, इन सब मामलों में जब तक बातें पूरी तरह स्पष्ट नहीं होंगी, तब तक उनके ऊपर संदेह के बादल मंडराते रहेंगे। मैं किसी को खारिज नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की हैसियत पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मेरा कहना है कि सारी बातें साफ तौर पर आनी चाहिए, और ये पत्रकारों का काम नहीं है कि वो किसी के पक्ष में उनके बयान का मतलब निकालते हुए दिखाई पड़े। ये पत्रकारों का काम नहीं है। पत्रकारों को तो ये मतलब उन्हीं के मुंह से निकलवाना चाहिए था और फिर उसके सामने पेश करना चाहिए था। लेकिन पत्रकार जो अपने आप को पत्रकार मानते हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखने की जरूरत है। उधर एनसीपी नेता, राष्ट्रवादी कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुले, शरद पवार और अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर फिर से गए, प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे और दिल्ली हाई कोर्ट ने गीतांजलि अंगमों की याचिका पर सोनम वांगचुक को सफदरजंग हॉस्पिटल से मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने का आदेश दे दिया। उन्हें लेने के लिए मेदांता की तुरंत 2 एम्बुलेंस भी पहुंच गई। उधर नरेंद्र मोदी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी, सरकार में सन्नाटा खिंचा हुआ है, कुछ नहीं सरकार के अंदर से निकल कर आ रहा है। कल जब जबरदस्त प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों के साथ में पुलिस की बर्बर मारपीट चल रही थी, उस वक्त अमित शाह के कमरे में पूरी सरकार तकरीबन बैठी हुई थी, प्रधानमंत्री को छोड़कर। कई घंटे तक सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान वहां पहुंचे, नितिन नवीन अध्यक्ष पहुंचे और फिर दूसरे मंत्री एक एक करके पहुंचते चले गए। वो लोग लगातार ये सोचते रहे कि अब क्या किया जाए, बहुत चिंतित थे। 50,000 से 1 लाख लोग कनॉट प्लेस में आ जाएं, इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। घबराए हुए थे, सोच रहे थे ये तो बिल्कुल एक अंतर्राष्ट्रीय किस्म का प्रकरण हो गया, सारी दुनिया में बड़ी बदनामी होगी। लेकिन ऐसा सुना गया है, ऐसा समझा गया है, कुछ पत्रकारों ने अंदाज लगाया है, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनके अंदाजे की इज्जत करता हूं। उन्होंने कहा है कि अब शायद सरकार ने रणनीति ये बनाई है कि वो ये कहेंगे कि नीट का जो पेपर लीक हुआ था, हमने उस प्रकरण का शमन कर दिया है। नीट की परीक्षा दोबारा करा दी गई है, रिजल्ट भी आ गया है और छात्र अपनी कक्षाओं में वापस चले गए हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई में जुट गए हैं। यहाँ जो आंदोलनकारी हैं, ये दरअसल राजनीतिक लोग हैं जो सरकार गिराने के लिए इस आंदोलन को भड़का रहे हैं। अब ये रवैया अख्तियार किया जाएगा और बिल्कुल यही बात उस समय दिखाई और सुनाई पड़ी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में नीट परीक्षा के मामले पर वक्तव्य दिया। एनडीए के संसदीय दल की बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की, जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया गया, पेपर लीक के बाद परीक्षा दोबारा करा दी गई। प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले को घोर पाप बताया और कहा कि सभी राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा ताकि आगे कभी पेपर लीक जैसी घटना ना हो। दोस्तों, सरकार कितने दबाव में है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली के किसान घाट पर किसानों ने भारत अमेरिका वाणिज्य संधि के विरोध में एक महापंचायत का आह्वान किया है। किसानों को डर है कि इस संधि से अमेरिकी कृषि उत्पाद सस्ते होकर भारतीय बाजारों में आएंगे, जिससे उनकी आय घटेगी। वे टैरिफ में भारी कटौती का विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार सुरक्षा उपायों का दावा करती है, लेकिन किसान इसे कृषि हितों के साथ विश्वासघात करार दे रहे हैं। दोस्तों, इस परिस्थिति को मैं सड़क का दबाव कहता हूं, सड़क का संसद पर दबाव कहता हूं। एक तरफ छात्र
और नौजवान राजधानी की सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। विपक्ष सड़क पर उतरकर प्रधानमंत्री दफ्तर का घेराव कर रहा है और सांसद और देश के किसान अपनी महापंचायत करने के लिए दिल्ली की सीमाओं में घुसने के लिए शंभू बॉर्डर वगैरह के ऊपर एक बड़ा जमावड़ा लगाए हुए हैं। आंदोलन, धरना, प्रदर्शन और प्रतिरोध के दिन वापस आ चुके हैं। अब सरकार को बचने के लिए क्या करना होगा, वो किस तरीके से इस माहौल से उभरेगी, ये आने वाले दिन बताएंगे कि सरकार की कौन-सी रणनीति है, जो अ, उसे इस हालात से बचा सकती है। दोस्तों, आज की सीधी बात ख करने से पहले मैं आपके अपने चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूँ। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, उसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊँ, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूँ या आपके सुझावों पर चर्चा करूँ, तो आप हमारे इस चैनल के साथ ख़ास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं, तो आप मेरी वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएँगे। मैं आपकी बातों का जवाब दूँगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूँगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।